पार्ट 2 को शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बीएनएस की सीरीज हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है कंप्लीट। बीएनएसएस की सीरीज भी अवेलेबल है यूट्यूब कंप्लीट। आरजेएस के संबंध में कुछ माइनर एक्ट्स में हिंदू लॉ हो गया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, पॉक्सो हो गया, ये सब कुछ डीलो जंक्शन की चैनल पर अवेलेबल। अगर आप चाहते हैं तो वहां पर जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही बात आती है इनकी पीडीएफ्स की, तो डीलो क्लासेस की ऐप है, वहां से जाके आप इनकी पीडीएफ्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ डीलो क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंतर्गत। देखिए, जब हम पार्ट 2 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, पार्ट 1 हम देख के आ चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे पार्ट 2, जो कि किस बारे में बात करता है, 15 से लेके 21 तक आएगा। इसके 15 से लेके तक किस बारे में बात करता है, स्वीकृतियों के बारे में बात करता है। स्वीकृतियां क्या होती है, एडमिशंस होती हैं। ठीक है, स्वीकृतियां क्या होती है, एडमिशंस होती हैं। क्या होता है एडमिशन? तो एडमिशन अगर हम जनरली भाषा में देखते हैं तो आप कहते हैं अपनी गलती को स्वीकार करना। आपने कोई बात करी, कोई बात थी जो गलत बात थी, आपने उसको स्वीकार कर लिया, आपने गलती को स्वीकार कर लिया, तो वो क्या होती है, एडमिशन। कैसे की जाती है, किसी के भी समक्ष की। ठीक है, क्या होता है इसके अंतर्गत, गलती स्वीकार करना। भाई आपसे कोई कांच का ग्लास था, ठीक है, आपकी मम्मी आई, ठीक है, आपकी मम्मी ने कहा कि मैं कहीं जा रही हूँ, तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। ठीक है, आपने बोला ठीक है मैं बिल्कुल घर का बढ़िया से ध्यान रखूँ। फिर क्या हुआ, आपके हाथ से किचन में जाते हो, चाय पानी कुछ भी जो भी आपको ठीक लगता है वो बना। लेकिन क्या होता है, बाई चांस आपसे कांच का ग्लास जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है, अब आपको डर लगता है कि मम्मी मेरे भरोसे घर छोड़ के गई थी और अब मेरे से ग्लास टूट गया, मम्मी मुझे डांटेंगी। तो आप क्या करते हो, कि आपको लगता है कि यार ठीक है अब एक्सेप्ट कर लूंगा अगर अपनी गलती, तो मम्मी मुझे डांटेगी नहीं, और उनको मिलेगा नहीं तो मुझे ज़्यादा डांटेगी। तो आप क्या करते हो, जैसे ही आपकी मम्मी आती है घर पे, आप कहते हो कि मम्मी मैं आपसे एडमिशन करना चाहती हूँ। आपकी मदर बोलेंगे क्या एडमिशन करना चाहती हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे हाथ से ग्लास था, तो हमारे 6 ग्लास का सेट है ना, उसमें से एक क्या, मैं पानी पी रहा था या चाय बना रहा था, तल्ला लग गया और मैं वो ग्लास टूट, सॉरी करता हूँ, मैं एडमिशन करता हूँ कि ये ग्लास मेरे से। अगर आप एडमिशन नहीं करते तो आपके भाई के ऊपर भी इसका इल्ज़ाम जा सकता था, आपकी बहन के ऊपर भी इसका इल्ज़ाम जा सकता, ये तूने तोड़ा, अपने भाई को बोले कि तूने तोड़ा या तूने, फिर आप टालते रहोगे नहीं तोड़ा तुमने। लेकिन जब आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हो तो वो होता है एडमिशन। आई बात समझ में? तो जब हम बात करते हैं एडमिशन की, लेकिन जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो वहां पे आता है 17 से लेके कहां तक आता है, कौन बताएगा, 17 से लेके आता है 23। वहां पे भी सेम बात कही गई, यहाँ आखिर क्या होती है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट को। सबसे पहले आता है स्वीकृति की परिभाषा। स्वीकृति की परिभाषा को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे तो आती है सेक्शन नंबर 50, लेकिन जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो वहां पर सेक्शन नंबर 17 पे ये परिभाषा आती थी। क्या होता है, स्वीकृति वह कथन है, कौन सा कथन है, कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बोलना। कथन कैसे किया जा सकता है, किसी भी बात को कथन, कथन मतलब कहना हो गया, एक तरीके से किया जा रहा है वो, या तो मौखिक हो सकता है, तो कि क्या बोलते हैं हम, ओरल, ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। मतलब आपने अपनी गलती को किस किस रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बोल के। ठीक है, आपको डर लग रहा था, आपने अपनी मदर के आते ही एडमिशन किया कि हाँ यार वो ग्लास मेरे से टूट गया, मम्मी सॉरी। लेकिन आपको ज्यादा डर लग रहा था, आपको लगा मम्मी तो बस मेरी जान ही ले लेगी, तो आपने क्या किया, एक लेटर था, लेटर लिख दिया, सॉरी मम्मा मेरे से ग्लास टूट गया है, या आप मुझे डांटना मत, ये डॉक्यूमेंट किया।
लेकिन जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, मोबाइल का जमाना है, आपने क्या किया, व्हाट्सअप किया उनके आने से पहले। आपको लगा मम्मी आएगी गर्मी में तपी हुई और आके मेरे पे सारा गुस्सा निकाल देगी, तो आपने क्या किया, उनके घर पहुंचने से पहले ही सॉरी वाला मैसेज उनको फॉरवर्ड कर दिया। सॉरी मम्मा, मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा था और मेरे से क्या हुआ, ग्लास टूट गया है। कैसे कैसे हो गया स्टेटमेंट स्वीकृति का, कि भाई या तो मौखिक रूप से हो सकता है, या दस्तावेजी रूप से हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से। आई बात समझ में। अब ये बोल रहा है किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। विवाद हो गया ना भाई, एक चीज के विवादक तथ्य क्या होता है, हम पढ़ के आए थे, एक व्यक्ति हाँ करेगा, दूसरा व्यक्ति ना करेगा। तो ये बोल रहा है कि एडमिशन तो हो गया, एग्जाम्पल हमने देख लिया, फिर स्वीकृति किसके संबंध में की जा सकती है, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के संबंध में क्या की जा सकती है, स्वीकृति की जा सकती है। ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जो एकस्मिन पश्चात वर्णित, यानी जो स्वीकृति की जाएगी किस व्यक्ति के द्वारा की जाएगी और किस तरीके से की जाएगी, वो हमको जो आगे परिस्थितियां दे रखी है उसमें। तो किस तरीके से हो सकती है, सेक्शन आता है 16 से लेकर 18 तक। सेक्शन 16 से 18 में हमको 7 प्रकार के व्यक्ति वर्णित है, मतलब 7 तरीके के व्यक्ति बताए गए हैं जिनके द्वारा स्वीकृति की जा सकती है। मतलब ये वो व्यक्ति आएंगे नीचे जो क्या कर सकते हैं, स्वीकृति कर सकते हैं, यानी कि एडमिशन कर सकते हैं, स्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है कार्यवाही के पक्षकार के द्वारा। ठीक है, ए और बी काम में कर सकता है स्वीकृति, या बी कर सकता है। पक्षकार के प्रतिनिधि के तौर पर, यानी उससे पहले ले लीजिए अभिकर्ता। ए अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, ए या तो खुद कर सकता है स्वयं, या फिर क्या कर सकता है, इसका एजेंट है बी, ये क्या कर सकता है, इसकी ओर से स्वीकृति कर सकता है। ठीक है, ये बोलेगा यार अपना गुनाह कबूल कर लो, गुनाह नहीं मतलब अपनी गलती स्वीकार कर लो, यार ये गलती हो गई, हमने गलत कागज पोस्ट कर दिए। तो अगर गलत कागज पोस्ट कर दिए, मतलब ए और मान लीजिए ए को सी नामक व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट भेज देते, ठीक है, एग्जाम्पल यहीं कहीं लेते हैं, देखिए ए नामक व्यक्ति है, इसको सी नामक व्यक्ति कोई डॉक्यूमेंट भेजना, इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट जो भेजना था वो ना भेज के कोई और भेज दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब ये गलती स्वीकार करना चाहता है, अपनी एडमिशन करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, या तो एडमिशन खुद करेगा फोन करके कि यार सॉरी यार ऐसा ऐसा हो गया, मैंने तुमको गलत डॉक्यूमेंट भेज। अगर ये खुद नहीं भेजता तो ये क्या करता है, अपना इसका एजेंट है बी, ये बी इसका एजेंट, वो बोलेगा कि यार अपन ने गलत कागज पोस्ट कर दिया, तुम जाके क्या करो, सी से सॉरी फील कर लो, अपना एडमिशन स्वीकार कर लो कि हाँ आपको पोस्ट कर दिए। प्रतिनिधि के तौर पर है, इसने इसको कुछ कह रखा है कि भाई मेरी तरफ से इसका हित प्रतिनिधि, तब उस कागज में उसका कोई हित होगा, प्रतिनिधि होगा, मतलब उसका भी कोई हक होगा। ठीक है, फिर होता है हितबद्ध व्यक्ति, उस पूरा जो कामकाज चल रहा था उसमें वो व्यक्ति भी क्या रखता है, उसका कोई ना कोई हित होता है। ठीक है, मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट भेजा गया, उस डॉक्यूमेंट में इस व्यक्ति का भी नाम था, डी नामक व्यक्ति, ये क्या हो गया, इसका हितबद्ध। इस डॉक्यूमेंट जो भेजा था ना, इसमें इसका भी नाम था कि ए और सी और डी मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अब क्या कर सकता है, ए क्या कर सकता है, बी एजेंट को बोल सकता है कि भाई तुम जाके अपनी क्या करो, एडमिशन कर लो वहां जाके कि हमने गलती से कोई गलत कागज तुमको भेज दिया। फिर क्या होता है, डी भी जा सकता है, क्योंकि डी भी तो उसमें हितबद्ध है ना, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया था कि ए सी और डी मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कोई करार करेंगे, एग्रीमेंट वगैरह करेंगे, तो उसमें डी का भी नाम आ गया, क्योंकि इसमें डी भी क्या था, हितबद्ध व्यक्ति था, तो वो भी क्या करता है, गलती स्वीकार कर सकता है। ए बोलता है यार बी एजेंट मेरा है नहीं, तुम एक काम करो, तुम जाके सी को बोल दो भाई ना हमसे गलती से गलत कागज पोस्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है पूर्ववर्ती हक वाला व्यक्ति। अब मान लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट था हम शुरू से लड़के, इसमें इसका अब कोई हित नहीं है, लेकिन पहले किसी तरीके का हित था। अगर पहले हित था तो वो व्यक्ति भी जाके कर सकता है। कि कैसे हो सकता है कि भाई ए है, A1 था मान लीजिए, इससे पहले ये इसकी तरफ से काम कर रहा है, तब हो गया A1 के नाम के जो इसका दादाजी था, मतलब मान लीजिए A1 जो है, A1 है ना, ए का दादाजी है, तब ए का दादाजी है A1, तो ये क्या करता है, इसका पहले हिस्सा था, लेकिन अब ये हो गया बुजुर्ग, तो क्या किया, अपनी कंपनी का जो भार था वो ए को सौंप दिया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होंगे, करार वगैरह होंगे, वो तुम करोगे। इसका अब तो कोई हित नहीं है, लेकिन पहले हित था, तो ये बोलता था कि दादाजी यार मेरे से एक मिस्टेक है, तो अब मैं क्या करूँ,
बोला नहीं मुझे थोड़ी हिचक हो रही है, मैं कैसे उससे सॉरी फील। उसका दादाजी क्या करता है, उसका उस कंपनी से पहले से कोई अच्छा रिलेशन था, तो ये क्या करता है, A1 जाके उसको बोल देता है सीको कि यार बच्चे से हो गई है, तो तुम क्या करो उस डॉक्यूमेंट को वापस रिटर्न कर दो, वो तुम्हें सही डॉक्यूमेंट वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखिए व्यक्तियों के कथन या स्वीकृति, और साथ ही कहता है मध्यस्थ की स्वीकृति। तो इसमें क्या होता है, मध्यस्थ कौन होता है, आर्बिट्रेटर होता है। ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सी के थ्रू किया जाता है। सी बोलता है ए की कंपनी बहुत अच्छी है, तो बी को जाके बोलता है कि तुम सी से ए से कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो इन दोनों के बीच में ये कौन हो गया, माध्यस्थ। तो अगर माध्यस्थ किसी तरीके की स्वीकृति है तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो कौन कौन व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं, कार्यवाही का पक्षकार कर सकता है, ऐसे पक्षकार के अभिकर्ता कर सकते हैं, कोई प्रतिनिधि व्यक्त कर सकता है, और जिसका पहले से कोई हित हो वो कर सकता है, कार्यवाही में कोई हित वो कर सकता है, और पर व्यक्तियों के कथन और स्वीकृतियां भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, व्यक्तियों के तो इसमें पर लिख लीजिए, पर व्यक्तियों के कथन। अब कहता है स्वीकृति ग्राह्यता के कारण है सबूत के अभित्यजन, अपने हित के विरुद्ध बयान, विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य सत्य के साक्ष्य के रूप में। मतलब ये बोलता है स्वीकृति कोई ग्रहण करता है, उसके कारण कौन कौन से होते हैं कि भाई वो सबूत को त्याग रहा है, अपने हित के विरुद्ध बयान कर रहा है, कोई विरोधात्मक कथन कर रहा है, साक्ष्य के, भाई विरोधी तो बात कर रहा है, उसकी डांट पिट सकती, गिलास टूट गया तो वो अपने विरुद्ध तो बात कर रहा है ना, कि भाई है ना मेरे से गिलास टूट गया तो मम्मी मुझे डांटेगी, उसके हित के विरुद्ध है, अगर नहीं बताएगा तो हो सकता है उसकी डांट भी नहीं पिटे, उसको ध्यान ही नहीं है, उसको लगे मेरे से टूट गया, है ना, लेकिन उसने अपने विरुद्ध कथन किया ना, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। देखते हैं आगे। अब ये सेक्शन 16 जैसे कि हम पढ़ के आए कि कौन कौन से व्यक्ति करेंगे, तो अब ये बताएगा सेक्शन 16 की कौन होता है। तो स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता के कारण, तो वे कथन स्वीकृतियां हैं, वो स्टेटमेंट एडमिशन है जिन्हें कार्यवाही में किसी पक्षकार या अभिकर्ता के द्वारा, ए नामक व्यक्ति है, इसका बी नामक के द्वारा भी क्या किया जाता है, कार्यवाही किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही क्या बोल रहा है, जिन मामलों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार को अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है। मान लीजिए इस ए नामक व्यक्ति ने, ये यहाँ नहीं रहता, विदेश में रहता है, ये अपनी किसी कंपनी को चलाता है, तो उसने एजेंट किसको बना रखा है, बी को बना रखा है, तो अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से क्या कर सकता है, स्वीकृति कौन कर सकता है, यहाँ पे बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यदि ऐसे कथन व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के संगत होते हैं, यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए हों। एक बार लैंग्वेज रीड करेंगे उसके बाद करेंगे। धारा 17 ऐसे व्यक्तियों के बारे में है कि स्थिति विवादक तथ्य होती है चाहे वे पक्षकार ना हो। ठीक है, बाद में इनके कथन ग्राह्य होते हैं। ये क्या सिद्धांत है, थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट है। एक मिनट रुकिए, थर्ड पार्टी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे चलता है। थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट कैसे हो गया, यहाँ पे क्या होता है, मकान का मकान है ना, इसका मकान। अब ये जो ये है ना, ये तो रहता है दिल्ली, और ये जो मकान है ये है जयपुर में, और मकान के अंदर जो रहता है ना वो कौन है, सी नामक व्यक्ति इस मकान में रहता है, और बी नाम का जो व्यक्ति है ना वो क्या किया गया है, इसका किराया लेने के प्राधिकृत किया गया है, तुम इसका क्या लोगे, किराया लोगे। तो इसमें किसकी स्थिति साबित की जानी है, मान लीजिए ए नामक व्यक्ति चाहता है और सी नामक व्यक्ति को बोलता है कि तुम किराया दो। ठीक है, तो वो बोलेगा मैंने तो ऑलरेडी किराया किसको दिया है, बी को दे दिया है। ठीक है, तो ये जाके किससे पूछेगा, बी से पूछेगा क्या इस व्यक्ति ने किराया दे दिया था। मान लीजिए जनरली क्या हुआ, ये अपना मकान का निरीक्षण करने डायरेक्टली दिल्ली से आया, इसको लगा मकान तो है, इधर उधर होटल में कमरा बुक करने की क्या जरूरत है, मेरा खुद का मकान है, मैं आ जाके रह सकता। ए आया, जबकि बी इस मकान में नहीं रहता, बी को इसने क्या कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है।
बी का जो मकान है वो इससे कुछ ही दूरी पे है ना। आप देखते होंगे ना, कई बार मकान होता है तो 2-3 मकान छोड़ कोई पड़ोसी होता है, हमारा जान पहचान वाला होता है, तो बोल देते हैं कि भाई तुम हमारी तरफ से किराया ले लेना, ठीक है। तो ए ने क्या किया है, बी को प्राधिकृत कर रखा है कि तुम रेंट वगैरह तुम ले लेना और मुझे दे देना। अब ए अचानक से आ गया और ये जाके सी को बोलता है, क्या बोलता है कि तुम किराया दे दो, इस महीने का किराया मुझे दे दो। तो ये बोलेगा कि नहीं, मैं आपको क्यों दूंगा किराया, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है बी को, तो मैंने जितना भी किराया है वो बी को दे दिया है, ठीक है। तो अब ये जाके किससे पूछेगा, इससे पूछेगा। यहाँ पे बात की जाती है, यहाँ पे एडमिशन कौन कर रहा है, सी एडमिशन कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ कि भाई मैंने। अब ये जो बी स्टेटमेंट देगा ना, उसके विरुद्ध क्या चलती है, इसके अंतर्गत कार्यवाही चलती है, ठीक है। बी हाँ करता है, बी ना करता है, उसके अकॉर्डिंग चलती है यहाँ पे। तो यदि ऐसे कथन व्यक्तियों द्वारा उन पर लाए गए वाद में, ठीक है, ऐसी स्थितियां दायित्व के संबंध में व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते हैं, यदि वे उस समय ए क्या करता है, सी के विरुद्ध केस कर देता है कि भाई तूने मुझे किराया नहीं दिया, लेकिन फिर क्या करता है, अगर यहाँ पर भी है कि मैं भूल गया था कि भाई आपको किराए के बारे में बताना है, तो वो यहाँ पे बी का एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, थर्ड पार्टी है बी, तो बी का एडमिशन एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। धारा 17 ऐसे व्यक्तियों के बारे में है जिनकी स्थिति विवादक होती है। ये भूल गया तो इसकी स्थिति विवादक होते ही ना, चाहे से पक्षकार हो या ना हो। पक्षकार कौन कौन है, ए और सी, जिन्हें सी के खिलाफ वाद दायर किया था, ठीक है। नियम है कि वह व्यक्ति जो पक्षकार नहीं है, ये पक्षकार नहीं है ना बी नाम का व्यक्ति, ठीक है, कथन सुसंगत नहीं, इस धारा के अंतर्गत कुछ वादों में इनके कथन। लास्ट देखिए इसको, ए ने क्या किया, किराए के लिए सी पे वाद दायर किया, ठीक है। पक्षकार कौन हो गए, ये दोनों हो गए। बी क्या इसका पक्षकार है, बी इसका पक्षकार नहीं है, लेकिन इसके कथन को क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा कि जब ये बोलेगा इसने किराया दिया या नहीं, इस बात के ऊपर आई बात समझ में। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी कार्यवाही में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, किसी पक्षकार का अधिकार या दायित्व किसी पर व्यक्ति के दायित्व पर निर्भर करता है। का जो दायित्व है वो किस पर निर्भर कर रहा है, बी पे, क्योंकि जब तक ये बी नहीं बोलेगा कि भाई इसने किराया दिया या नहीं दिया, तो वो वाली बात इसके अंतर्गत आ रही है, पर दायित्व के दायित्व पर निर्भर करता है। तो ऐसे पर व्यक्ति द्वारा किया गया कथन ग्राह्य होगा। तो यहाँ पर किसका स्टेटमेंट ग्राह्य होगा, बी का स्टेटमेंट ग्राह्य। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो आपके पास है, आप इसको थोड़ा सा बैक करके, ठीक है। अब देखिए आगे विषय के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो स्वीकृत होती है। सिद्धांत ये कहता है कि जब पक्षकार किसी व्यक्ति का नाम सूचना प्राप्त करने के बताता हो, ऐसे पर व्यक्ति का उस विषय का कथन स्वीकृति हो जाएगा जिसने उसे रेफरी बनाया। तो बेसिकली जो सेक्शन 18 है वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेक्शन 18 देता है यहाँ पर रेफर का सिद्धांत, आपको याद होना चाहिए। तो इलस्ट्रेशंस जो है वो आपको जरूर देख के रखनी है। रेफर का सिद्धांत देता है, रेफर का सिद्धांत कैसे देता है कि मान लीजिए ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने ये काम किया है, क्या तुमने ये किया है, यानी मान लीजिए तुमने बिल जमा करा दिया, ठीक है। ये उदाहरण लो, ए ने बी से पूछा क्या तुमने बिजली का बिल जमा करा दिया, अब यहाँ पे क्या होता है, बी बोलता है हाँ मैंने बिल जमा करा दिया, चाहो तो तुम जाके सी से पूछ लो। तो यहाँ पर जो सी का स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई इसने सी के लिए रेफर कर दिया है, सी को रेफर कर दिया कि तुम जाकर सी से। अब शैतानी करते हैं ना, तो मम्मी पूछती है पहले वाले बच्चे से, वो बच्चे हैं S1 से जाके पूछती है, ये जो S1 है ये थोड़ा सा नॉटी है, ठीक है। तो मदर आती है और ये आके पूछ, क्या तुमने होमवर्क कर लिया है, क्या तुमने होमवर्क कर लिया है, तो ये बोलता है हाँ कर लिया। तो मदर बोलती है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मम्मा मैं झूठ बोल रहा, आप चाहो तो जाके पूछ लो, है बहुत सीरियस बच्चा, पढ़ाई वढ़ाई कर।
तो ये बोलती है जाके S2 से पूछ लो। तो जहाँ जो इसने बोला S2 से पूछ लो, तो ये रेफर का सिद्धांत, तो उसने किसको रेफर कर दिया, अपने स्टेटमेंट को रेफर कर दिया। आई बात समझ में? आगे वाला देखते हैं। सेक्शन 19 कहता है स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया। स्वीकृति का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। तो क्या होता है, स्वीकृति का उन्हें करने वाले या उनके हित प्रतिनिधि साबित की जा सकती है, किंतु स्वीकृतियां उन्हें करने वाले या उनके द्वारा साबित नहीं किया जा सकेगा। तो यदि उसे करने वाला व्यक्ति या हो जबकि वह मन या शरीर की संगत या साबित किसी दशा के अस्तित्व का कथन हो, उस समय लिया गया था जब वह दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ हो जो असत्यता को उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार दर्शित न कर देगी, ऐसे दस्तावेज की अंतर्गत साक्ष्य देने का हकदार है जब पेश किए गए दस्तावेज असली होना। इसका मतलब होता है किसी दस्तावेजों के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होती है, ठीक है। जनरली क्या होता है, सुसंगत नहीं होती है, लेकिन जब तक उन्हें प्रस्ताव करने वाला जो व्यक्ति है वो ये बता नहीं देता कि भाई वो इसका द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है, जैसे कि ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल और ये हो गई हमारी फोटोकॉपी। हो गई हमारी ओरिजिनल। क्या होता है, ये तो हो गया हमारा प्राथमिक साक्ष्य और ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि दस्तावेजों के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब रिलेवेंट होती है, सुसंगत होती है। तो जनरली तो नहीं होती है, लेकिन जब तक प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति, तब जो एडमिशन वगैरह करेगा वो व्यक्ति दर्शित कर देता है कि उसके पास सेकेंडरी एविडेंस है या फिर वो दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के बारे में सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए हकदार है और जो उसका पेश किया गया दस्तावेज असली होना प्रश्न, मतलब जो ये डॉक्यूमेंट पेश करेगा ना, ये तो प्राथमिक साक्ष्य हो गया, तो कि किसी कोर्ट ने क्या नहीं किया हो, डिनाई नहीं हो। तो अगर ये डॉक्यूमेंट करता तो क्या उसको एक्सेप्ट किया। अब ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की जन्म तारीख साबित करनी है, ठीक है। उदाहरण लीजिए, ए नामक व्यक्ति, ये माइनर है, इस बात को साबित कर, तो माइनर साबित करने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, या तो ये दे दो या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। अब जब ये चीजें देंगे, या तो माइनर है वो साबित करने के लिए क्या मांगेगा, 10th की मार्कशीट दे दो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे दो उसका। तो जब अगर वो उसकी फोटोकॉपी साबित करता है, ये तो ओरिजिनल मान लीजिए, इसके पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है और ये इसका द्वितीय साक्ष्य भी, प्राथमिक और सेकेंडरी साक्ष्य है, ठीक है। अब ये अगर प्रश्नगत नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, मौखिक साबित कर सकते हैं, अगर ये बोलते माइनर, ठीक है। देखो आगे, सिविल मामलों की स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है, ठीक है। इसको अब एक बार रीड करेंगे, केवल रीड करने से काम चल जाएगा इसका कि सिविल मामलों से संबंधित। तो सिविल मामलों में यदि कोई स्वीकृति इस शर्त पर की गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सिविल मामलों में कोई स्वीकृति दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि उसका साक्ष्य वगैरह नहीं दिया जाएगा। पहले अनुमान लगा ले कि पक्षकार इस बात से सहमत था कि स्वीकृति नहीं। तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली है 60 गांठ। आप बाहरी कोई मामला समझौता कर लेते हो, कोई इस पे होता है, वहां पर ये लागू नहीं, तो साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। यह धारा केवल दीवानी मामलों में लागू होती है। दीवानी मामले मतलब ये केवल सिविल मामलों में अप्लाई होती है, ठीक है। इस धारा के उपबंध इस सूत्र को प्रभावी रूप से देते हैं कि ये राज्य के हित में है कि मुकदमे का अंत हो जाए, ठीक है। अगर आपने बाहरी कोई समझौता कर लिया तो इसके लिए फिर आगे अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ये धारा इस सूत्र पर प्रभावी होती है कि राज्य के हित में है कि जितने ज्यादा मुकदमे का अंत कर, ठीक है। मुकदमे बहुत सारे चलते हैं तो उनको अंत करने के लिए कहा गया है कि भाई अगर आपका बाहरी कोई समझौता हो गया हो तो इसके नहीं दिया जाए। बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को भी ऐसी बात का साक्ष्य देने वाली नहीं मानी जाएगी। तो साक्ष्य देने के लिए धारा 132
धारा 1-2 में विवरण है, जनरल बात बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाती है संस्वीकृति। क्या संस्वीकृति को कहीं डिफाइन किया गया है? संस्वीकृति को नहीं, ना केवल बीएसए में और ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट, इन दोनों में इसको क्या नहीं किया गया है? डिफाइन नहीं। ठीक है, डिफाइन नहीं। तो 22 से 25 हमको कन्फेशन के बारे में बात करना। अभी हम एडमिशन पढ़ के आए थे, एडमिशन का मतलब था गलती को स्वीकार करना, लेकिन कन्फेशन का मतलब होता है अपराध को स्वीकार। क्या होता है? अपराध। मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मान लीजिए, तो छोड़िए ए का ना, और भी हम शुरू से लेकर, नामक व्यक्ति है, इसने बी नामक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब इसने मर्डर तो कर दिया, पर फिर इसने जाके, इसको लगा कि अपनी गलती का एहसास हो गया, ये कोर्ट भागा जाता है पुलिस स्टेशन, और वहां जाकर क्या करता है? ए अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। अपराध को क्या करता है? स्वीकार करता है। तो जो ये अपराध को स्वीकार करता है, इसी को क्या कहा जाता है? संस्वीकृति कहलाता है। अब ये अपराध को स्वीकार करता है, अगर पुलिस थाने में जाता है और वो वहां पे जाके स्वीकार करेगा तो उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर फिर क्या बोलता है? आप जाइए और जल्दी से मजिस्ट्रेट को बुला दीजिए, और फिर मजिस्ट्रेट के सामने अपना कथन स्वीकार करता है, तो उसको कन्फेशन। आई बात समझ में? क्या होता है? पुलिस अधिकारी के समक्ष अगर कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करता है तो उसे कन्फेशन नहीं कहा जाता, लेकिन पुलिस थाने में ये जाता है और अपना कन्फेशन करना चाहता है, तो ये अगर कन्फेशन करना चाहता है तो ये क्या करेगा? पुलिस थाने के भारसदक अधिकारी को बोलेगा कि मैं अपना कन्फेशन करना चाहता हूँ, तो पुलिस थाने का भारसदक मजिस्ट्रेट का, और फिर ये तो रिकॉर्ड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या क्या चीजें हमको बताई गई, फिर देखते हैं। अब देखिए संस्वीकृति। संस्वीकृति ऐसे कथन है के द्वारा अभियुक्त ने अपराध को स्वीकार किया है। ठीक है, गलती स्वीकार नहीं कही जा रही, यहाँ पे क्या स्वीकार किया जा रहा है? अपराध को स्वीकार किया जा रहा है, ऑफेंस को स्वीकार, जिसके द्वारा अपराध गठित हुआ है उस तथ्य को। ठीक है, मुस्कान वाला उदाहरण ले रहे हैं हम, बहुत टाइम से ले रहे हैं, अभी भी लेते हैं। ये है मुस्कान, ये है सौरभ, और ये है साहिल। मुस्कान और साहिल ने मिलकर क्या किया है? सौरभ को मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, मार दिया। मारने के बाद ये लोग तो घूमने चले गए थे, लेकिन मान लीजिए मुस्कान है जिसने लव मैरिज का दिल पसंद, अब इसको अपनी गलती का एहसास होता है कि भाई मैंने क्या किया है? सौरभ का कत्ल कर दिया। ये जाती है, साहिल इसको खूब मना करता है कि तू अपना अपराध मत स्वीकार कर, लेकिन ये वहां जाके बोलती है, कहां पर? पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बोलती है कि भाई मैंने और साहिल ने मिलकर क्या किया है? सौरभ को मार दिया। क्या किया है? अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आई बात समझ में? तो संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? किसने किया हो इसको? अक्यूज्ड ने किया हो। अक्यूज कौन होता है? अभियुक्त। जैसे व्यक्ति ने अपराध किया है, जैसे कि मुस्कान ने क्या किया है? सौरभ का कत्ल किया है। आरोप को स्वीकार करना, ये क्या कर रहा है? आरोप स्वीकार किया जा रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, मैंने क्या किया है? सौरभ का कत्ल कर। इसके समक्ष की जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने की जाएगी। ठीक है, और स्वैच्छिक रूप से की जाएगी। ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी से की जाएगी, मर्जी चलेगी। यहाँ क्या किया जाएगा? अक्यूज्ड करेगा एक्सेप्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपराध को, इसकी मर्जी से, खुद की मर्जी से। जब वो कन्फेशन करेगा तो उसको बताया जाएगा कि भाई अगर जो तुम स्टेटमेंट दे रहे हो वो तुम्हारे खिलाफ यूज जा सकती है, तो क्या फिर भी तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? फिर जाके मुस्कान बोलती है, हाँ मैं मेरा अपराध स्वीकार करती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती। क्या किया है? सौरभ का कत्ल कर। ठीक है, तो वहां पे क्या माना जाएगा? ये कन्फेशन माना। ठीक है, अब देखिए आगे। सेक्शन 22 बोलता है उत्प्रेरणा धमकी वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत हो जाती है।
क्या बोला जा रहा है इसके अंतर्गत? कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस देन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो क्या होता है, विसंगत हो जाती है, रिलेवेंट नहीं रहती। तब जब अभियुक्त के मन में किसी व्यक्ति द्वारा उत्प्रेरणा, धमकी, वचन द्वारा फायदे का प्रभाव डाल के कराई गई। ठीक है, आप देखते हैं कई बार किसी व्यक्ति को कह देते हैं कि भाई तू ऐसा कर, नहीं तो फिर क्या होगा, तेरे बच्चे को उठा के ले जाए। उदाहरण को लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए नाम का व्यक्ति है, इसको दी जाती है उत्प्रेरणा या वचन। धमकी का ले लीजिए, धमकी दी जाती है कि अगर तू इस अपराध को स्वीकार नहीं करेगा, बच्चा है ना, क्या करूंगा मैं, मार डालूंगा। ये बेचारा क्या करता है, जाके भाई मेरे बच्चे को मार देगा, तो वो क्या करता है, दूसरे का अपराध अपने सर पे मंड लेता है। ये बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा, धमकी या वचन कोई भी कन्फेशन कहा जाता है तो वो रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, प्राधिकारवान व्यक्ति, जांच के अंतर्गत मामले में हस्तक्षेप करने का प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति कौन कौन दे सकते हैं? ये दे सकते हैं कोई सरकारी व्यक्ति, कार्यकारी व्यक्ति, उनके लिपिक, पुलिस, जेल के प्राधिकारी, उनकी पत्नियां, वकील वगैरह कर सकते हैं। गैर सरकारी व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? जो व्यक्तियों के मालिक हैं, गांव के मुखिया हैं, प्रधान वगैरह है। प्राधिकारवान व्यक्ति कौन नहीं है? साधारण पंच नहीं, तब तक कि अभियोजन में हस्तक्षेप करने ना हो। ठीक है, परंतु जो आते हैं ना, ये केवल आप नीचे का पोर्शन अगर रीड भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा, हमारा पहले बेसिक इंपॉर्टेंट, और इनको केवल आप रीड आउट करेंगे ना तो काम चलेगा। पर परंतु जो जोड़े गए ना, दो परंतु, परंतु एक में क्या कहा गया है कि भाई अगर ये उत्प्रेरणा, धमकी, वचन वगैरह है, इनका जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव दूर हो जाता है, और फिर अगर प्रभाव दूर होने के बाद अगर कोई संस्वीकृति की जाती है, के बाद अगर कोई संस्वीकृति की जाती है तो वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक है, और एक ऐसी स्वीकृति है परंतु नंबर 2, अगर गुप्त रखने के लिए अगर कोई संस्वीकृति की गई तो वो विसंगत नहीं होगी। ठीक है, ये जो बात है ना, ये वाली दूर होने वाली बात, ये तो सेक्शन नंबर 20 था ना इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहां से ली गई थी। और ये वाली जो बात है ना, ये सेक्शन नंबर 9 जो था ना इंडियन एविडेंस, वहां से ली गई। इसका मतलब हो गया सेक्शन 22 हमको बोल रहा है कि अगर उत्प्रेरणा, धमकी, वचन के द्वारा कोई संस्कृति आती है तो वो रिलेवेंट नहीं। लेकिन इसमें परंतु नंबर 1 दे रखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर ये उत्प्रेरणा, धमकी, प्रभाव ये सब दूर हो जाते हैं, अगर इसका प्रभाव अगर दूर हो जाता है और फिर भी कोई व्यक्ति संस्वीकृत करता है तो वो एक्सेप्ट की जाए। फिर जो इसका परंतु नंबर 2 है वो ये बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने तो गुप्त रखने के यानी छुपाने के प्रभाव के कारण कि भाई तुम इसको बताना मत, इस कारण अगर कोई संस्वीकृत है तो फिर वो इस कारण रिलेवेंट नहीं कि भाई उसने गुप्त रहने के कारण की। तो वो फर्स्ट वाली बात मैंने परंतु 1 बोली थी, वो सेक्शन नंबर 20 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो वहां से हटाकर यहाँ पे परंतु नंबर 1 आ गया है और परंतु नंबर 2 में आ गया है सेक्शन नंबर 20 ऑफ इंडियन। आई बात समझ में? आ गया सेक्शन नंबर 22 में कि पुलिस अधिकारी से यानी कि पुलिस ऑफिसर के साथ अगर कोई कन्फेशन किया जाता है तो फिर वो क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। सेक्शन 24 क्या बोल रहा है, स्थापित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करते विचार में ले। ठीक है, तो जब एक से अधिक व्यक्ति अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है, क्या मतलब है इसका, मुस्कान और साहिल दोनों संयुक्त रूप से विचारित हैं, जॉइंटली क्या हो रहा है, इनका ट्रायल हो रहा है। किस संबंध में? इन्होंने सौरभ का मर्डर किया था, सौरभ को इन्होंने मारा था, उसके संबंध में इनका क्या हो रहा है, जॉइंट ट्रायल हो रहा है। एक के द्वारा वे अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली संस्वीकृति साबित की। तो यहाँ पे जब ये मुस्कान बोल देती है कि मैंने और साहिल ने सौरभ का मर्डर किया है,
सौरभ को मारा है, तो इनको क्या करेंगे, एक साथ इनकी संस्वीकृति को साबित कर सकते हैं। न्यायालय अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उसको विचार में ले लेगा, यानी कि जो मुस्कान का कन्फेशन है, वो साहिल के विरुद्ध भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसी संस्वीकृति में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए संस्वीकृति के अतिरिक्त भी पर्याप्त साक्ष्य होने, ठीक है, यानी उसने कन्फेशन किया, उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, उससे रिलेवेंट कोई और भी सबूत होने चाहिए, जैसे कि वो नीला ड्रम हो गया, ठीक है, वहां आसपास के व्यक्तियों ने जो बात करी, साहिल उसके घर में रेगुलर जाता था, ठीक है, सौरभ उससे जस्ट पहले आया था, साहिल को उसके आने से प्रॉब्लम होने लगी, तो ये सारी जो बातें होंगी ना वो रिलेवेंट हो जाएगी, उसका केवल कन्फेशन को लेके ही केवल साहिल को पनिश करने ही पहुंच जाएंगे। तो हो सकता है ना मुस्कान साहिल को फंसाना चाहती हो, तो ये वाली बात, ठीक है। बताया गया, इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अपराध के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण यानी कि अबैटमेंट, एक मिनट रुको ना, fraud is equal to attempt and तो अपराध होगा उसके अंतर्गत इसका जो अटेम्प्ट और अबैटमेंट जो होगा वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलस्ट्रेशंस देखनी पड़ेगी। जिसकी सेकंड इलस्ट्रेशन आती है ना उसमें ऐसे कहा गया है कि अगर इनका जॉइंटली ट्रायल नहीं होता ना, तो अगर वो कोई कथन करेगी तो उसको विचार में नहीं लिया जाएगा। एक बार आप इसका सेकंड पॉइंट जरूर देखिएगा, अगर किसी भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, किलो क्लासेस की टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके मुझे बरखा शर्मा, वहाँ पे आप उस पर जाके, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लग रही है, आपको क्या पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है, तो 1/25 ये बोल रहा है स्वीकृति या निश्चय सबूत किंतु कर सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, अधिकतर एग्जाम में कि स्वीकृति या निश्चय सबूत नहीं है, परंतु किसी मामले को रोक सकती है, ठीक है। स्वीकृति की ग्राह्यता से संबंधित है, जब तक संविदात्मक नहीं तब तक निश्चय नहीं होती, का खंडन किया जा सकता है, यानी कि तो ये था हमारा चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 है उसका पार्ट 2। एडमिशन एंड उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जोड़िए। बीएनएस की सीरीज देख सकते हैं, बीएनएस हैं, और जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। थैंक यू।